आपका सादर वंदन, अभिनंदन। जी भैया प्रणाम। सहुरा जी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और टीम में जगह दी। तो मैं पूरी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप सुबह सुबह जल्दी उठ के योग का अभ्यास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आदरणीय कमलेश जी, आपका फोटो तिरछा है, सीधा करने का कष्ट करेंगे। एक्चुअली क्या है, मैंने मोबाइल थोड़ा स्टैंड पे लगाया हुआ है। तो वो तो आपका वो आ रहा है तिरछा, हाँ ऐसा जी जी बस। जी धन्यवाद आपका। जी जी प्रणाम। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि पंच तत्व है क्या। आप में से कितने लोगों को पता है कि पंच तत्व होता क्या है और है क्या है? क्या हमारी जीवन शैली पंच तत्व के अनुसार है या फिर उससे अलग? अगर पंच तत्व के अनुसार है तो हम सही से चल रहे हैं। अगर पंच तत्व के अनुसार नहीं है तो हम कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि देखिए, एक जो ब्रह्मांड है जो हमको दिख रहा है, जिसको हम यूनिवर्स भी कह सकते हैं, ब्रह्मांड जो है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग ग्रह नक्षत्र और तारे विद्यमान है। अलग अलग जगह ग्रह है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रह जो हमने अभी देखे भी नहीं है। तो ऐसे बहुत से ग्रह है जो कई सालों से विलुप्त हो चुके हैं और कोई विलुप्त होने की कगार पे है। अब वो देखिए कि एक ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है। यत ब्रह्मांड तत् पिंड है। ये तो सबने सुना ही होगा। कितने लोगों ने सुना और कितने लोगों ने नहीं सुना और कितने लोग इसके बारे में नहीं जानते? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पूर्वजों से हमको मिली है। क्योंकि किसी का ये तो हमारा नहीं है कि हमने, हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हमने इसको वापिस से खड़ा किया है जो पहले था। पंच तत्व है क्या? यानी पंच तत्व जो है, पांच तत्व का बनके एक पंच तत्व बनता है। तो हम वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल, पूरा का पूरा जो संस्थान चलता है वो इसी के माध्यम से चलता है। अब हमारी बॉडी में भी पांच तत्व है, क्योंकि पंच तत्व से शरीर बना हुआ है। काम कैसे करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, तो इसको जानने के लिए आपको संस्थान से संपर्क करना पड़ेगा। मोटा मोटी मैं कुछ आपको बता देता हूं अभी कि पांच तत्व है: वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल। ये पांच जब बॉडी में अनबैलेंस होंगे तो कहीं ना कहीं रोग आएगा। और यह पूरी की पूरी पृथ्वी और पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर काम करता है। अब देखा जाए तो वायु जो है बच्चों में रहती है। वायु हमेशा चंचल होती है। वायु को आपने देखा होगा, डायग्नोस किया होगा कि वायु जब आती है तो वो सारा बिखेरा करके चल जाती है। और बच्चे भी, अगर बच्चे घर में नहीं है, जब बच्चे घर में आते हैं तो पूरा का पूरा बिखेरा कर देते हैं। यही होता है ना? जी सगुरा जी। जी जी जी। क्या कुछ अलग होता है कि बच्चे घर में आराम से बैठे रहते हैं? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। क्योंकि बच्चे हमेशा चंचल होते हैं। अब वही देख लीजिए एक पृथ्वी वाले। तो बच्चे हमेशा किसके पास सही रहते हैं? माँ के। किसके पास सही रहते हैं? बच्चे हमेशा दादा दादी के पास ही रहते हैं। जी, किसी का कोई जवाब दीजिएगा मेरे को। ये ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, अगर अनम्यूट करते हैं तो फिर डिस्टर्ब होता है। इसलिए जी हमारा आपसे निवेदन है कि आप बताते चलेंगे। सब सुन रहे हैं, अगर सब लोग बोलेंगे तो फिर डिसबैलेंस होंगे हम लोग। देखिए, कोई भी एक जन आप रख लीजिएगा, तो अनम्यूट रख लीजिएगा एक जन कोई भी, तो उससे हमको पता चले कि हाँ सुन रहे हैं। अब वार्ता जो है, हम वार्ता इसी माध्यम से जी करेंगे जी किसी का जी जी जी। जी जी। तो ऐसे ही हमारा पूरा का पूरा पंच तत्व जो है कृषि में कार्य करता है, मशीनीकरण में कार्य करता है। आप जही भी देखेंगे वहीं के वहीं पंच तत्व कार्य करेगा। जी। रीति रिवाजों में पंच तत्व कार्य करता है। अभी जैसे कि हमारे पीछे गई है दिवाली, क्या गया है? दिवाली।
तो इस मौसम में हम कौन सा खाना शुरू करते हैं? महेरी, जी, महेरी, महेरी बोले तो मीठा खाना। जी, मीठा खाना शुरू करते हैं। पर मीठा ही क्यों? क्यों हम तीखा शुरू क्यों नहीं करते हैं? या कसेला शुरू क्यों नहीं करते हैं? या नमकीन खाना शुरू क्यों नहीं करते हैं? ठंड में मीठा ही एनर्जी क्यों? की ज्यादा जरूरत है। जी। अब मीठा अगर आप देखें तो मीठा, क्योंकि हमारे को हमको ये पता नहीं है कि हम मीठा क्यों खा रहे हैं। ठीक है, हमको ये पता है कि हमको जरूरत लग रही है अभी, इसलिए खा रहे हैं। तो मीठा इसलिए खाना शुरू करते हैं क्योंकि अब जो ये 2 माह चलते हैं वो जल के चलेंगे। किसके चलेंगे? जल तत्व के। कार्तिक और अघन जो मास है वो जल तत्व के हैं। क्योंकि तत्वों को भी इस आधार पर बांटा गया है, मास के आधार पर बांटा गया है, उम्र के आधार पर बांटा गया है। जो दोनों माह हैं वो जल तत्व के हैं और इस समय मीठा जरूरी है। क्योंकि जल तत्व में हमेशा बुजुर्ग आते हैं। क्योंकि अंतिम अवस्था होती है और ये जो जल तत्व है इस वर्ष की अंतिम अवस्था है। जैसे ही पौष माह शुरू होता है तो नए वर्ष की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। यही होता है ना। जी, अभी आप देखेंगे कि जितनी भी समस्या होती है इस माह में वो लेके होती है बुजुर्गों में। अधिकांश हम लोग कहते हैं ना कि ठंड का समय निकल गया, तो इस वर्ष अगर ठंड का समय निकल गया तो ये बुजुर्ग बच जाएंगे। अगर ये नहीं निकला तो बुजुर्ग जी, नहीं बचेंगे। यही होता है जी, ना। जी, क्योंकि ये दो जो माह हैं और वायु का जो माह है वो बुजुर्गों को लेके चला जाता है। पर इसके अंदर जवान नहीं जाते हैं। जवान अगर जाते हैं तो वो किसी बीमारी के कारण। अगर हम अब बीमारी पे बात करें कि बीमारी क्या है, अब देखिए आज अंग्रेजी दवाओं को लेके हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, पर जब डायग्नोज जो होता है अंग्रेजी दवाओं को लेके वो किसी बीमारी की कौन सी दवा दे रहे हैं कोई पता नहीं है। उन्होंने डायग्नोज जो मशीन बताया, मशीन के आधार पे वो किसी रोग के आधार पे चिकित्सा कर देते हैं। जी, जो उस व्यक्ति का डायग्नोस होगा उसी के आधार पर उसकी चिकित्सा होगी। अब जी, उसके ऑर्गन कहाँ आ रहे हैं, उसकी ऊर्जाएं क्या आ रही है। क्योंकि पांचों तत्व एक ऊर्जा है और पांचों तत्व के ऑर्गन है। जो ऑर्गन उसका आएगा उसके ऊपर हम चिकित्सा करेंगे तो उसको लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए उसका सिर दर्द कर रहा है और मैं आपको सिर दर्द करने की गोली दे दूं तो वो कैसे संभव है? क्योंकि जी, उसका सिर दर्द का कारण कुछ और था। और जैसे कि हमारी वर्तमान सरकार भी यही कर रही है, कारण कुछ और है और काम किसी और पे कर रही है, तो हम भारतवासी उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यही हो रहा है ना अभी। जी, अब ये तो हो गई चिकित्सा की बात और अब हम करते हैं कृषि जी, क्षेत्र की बात। जी कैसे कह दिया राम मेहरा जी ने। जी, कारण कारण क्या है वो थोड़ा सा बताने का कष्ट करें जी। और काम काय पे कर रही है। पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत जो है, हम लोग कृषि, पशुपालन, अ, चिकित्सा जो स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उस पे अधिकांश जो फोकस रहता है हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं पूरा। हमारी अलग अलग टीमें हैं जो प्रकृति के ऊपर काम कर रही है, जैसे पेड़ पौधों को बचाना है और उसको बीज के तरह तहत लगाना है। हम टहनी को काट के नहीं लगाते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा कार्य प्रोसेस जो है बीज के ऊपर, जो मूल है और मूल सिद्धांत के ऊपर काम करना है। हमारा मूल सिद्धांत ही वही है। आपका मूल क्या है? क्योंकि हम जो चलते आ रहे हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, हम मूल से आज जो आया है आईवीएफ जो चल रहा है वो मूल नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जनरेशन को खत्म करने का एक तरीका इन्होंने निकाल लिया है। और इस तरीके की हरकतें हो क्यों रही है?
तो हमें काम करना है मूल पे। जैसे जैसे आप जुड़ोगे तो आगे जानोगे कि आगे क्या हो रहा है। हाँ, टीम जो हमारी है ऑनलाइन माध्यम से चिकित्सा बिल्कुल फ्री करती है। आप कोई भी व्यक्ति अगर किसी को भी बीमारी है तो टेलीग्राम पे चैनल बना हुआ है पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान के नाम से, आप वहां जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिल कीजिए और वो ट्रीटमेंट आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, अगर लेडीज है तो आपको लेडीज चिकित्सा देगी, जेंट्स है तो आपको जेंट्स चिकित्सा देगा। और बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं। हाँ, आप पैसा तब लगेगा जब आप फिजिकल किसी को दिखाने जा रहे हैं, और वो भी कोई ज्यादा नहीं रहते हैं, 100-200 रुपए उनका चार्ज होता है बस। और ऑनलाइन जो है पूरा का पूरा माध्यम से बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। चिकित्सा में जो है हमने बॉडी पे हमने बहुत सारे रिजल्ट लिए हैं। मानव चिकित्सा हुई है, पशु चिकित्सा हुई है, पेड़ पौधों की चिकित्सा हुई है, यहाँ तक कि हमने फसल चिकित्सा भी की है और इसमें रिजल्ट अच्छे हैं। और बिना किसी गोली दवाई के, मेडिसिन का कोई प्रयोग नहीं है, केवल पंच तत्वों को बैलेंस करना है और बैलेंस के माध्यम से ही आपका निदान हो जाएगा। जी बताए, और आपको कुछ जानना है? जी, जैसे आपने कहा फसल चिकित्सा, जी ये फसल चिकित्सा क्या है? और इसमें आप, क्योंकि हम जैविक पर ही यहाँ पर ज्यादा चिंतन मनन होता है, तो जी कृपया इस विषय को आप थोड़ा सा बताएं कि फसल चिकित्सा में आपके अनुभव क्या है और आप इसमें कैसे करते हैं। जी। देखिए, फसल का जो मैं बता देता हूँ आपको। अब फसल आपने लगाई, ठीक है, अब क्या होता है वहां पे कि आपने जी। कौन से मास की फसल लगाई है। अब आपके अब ये फसल की सर ऐसा अभी जो है, तुम जैसे मैं नर्मदापुरम की बात करूं, जी मध्य प्रदेश की, इस जी समय हमारे यहाँ 3 फसल होती है। धान के बाद गेहूं लगा रहे हैं, गेहूं के बाद मूंग लगाएंगे, मूंग के जी बाद पुनः धान लगाएंगे। क्योंकि अब ये समय इतना कम बचता है ये 3 जी फसल में कि हमको ये ध्यान ही नहीं रहता कि अब हम तो बस जल्दी जल्दी में जो है फसल लगा रहे हैं। अब हमको गेहूं बोना है, कब जी बोना है, कैसे बोना है, इसका कोई ध्यान नहीं रखते, बस गेहूं बोना है। जियो, ये हमारे यहाँ की स्थिति है। जी। देखिए, अब जब आप पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे कि धान के बाद हमारे यहाँ गेहूं लगाया जाता था क्या, तो ठीक है। अगर नहीं लगाया जाता था तो आप उसको छेड़िए मत। जी। देखो, मानव जो है वो स्वार्थी हो चुका है, सीधी सी बात बता देता हूं मैं। वो तो है ही है सर, वो तो इस समय भौतिक जरूरत है तो लोग कर ही रहे हैं। जी। देखिए, जरूरत नहीं है, आप जरूर से ज्यादा धन इकट्ठा करोगे। आप देखिए, आप हड़प्पा सभ्यता तो थी, मोहनजोदड़ो जो थी, वहां पे भी लोगों को क्या है कि अब जो जिनको जितनी जरूरत थी उन्होंने लिया, फिर भंडारण करना शुरू किया। जब भंडारण करना शुरू किया तो हुआ क्या है कि फिर राजाओं के राज आए। उसका उपभोग कौन करेगा, क्योंकि लालच जी। बढ़ता गया। तो जी। हड़प्पा में जब खुदाई चली तो वहां पता चला कि भाई यहाँ गेहूं के अनाज के भंडारण थे। फिर वैदिक काल आया, फिर उत्तर वैदिक काल आया, जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया। तो मेन रीजन इसका यही था। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ है नहीं तो आपको कौन सताएगा। जी। जी। देखिए, इच्छाएं कभी मरती नहीं है। मान लीजिए अगर इच्छाएं मर जाती तो जीने का उद्देश्य खत्म हो जाता है। पर अब हो ये रहा है कि हमको आवश्यकता से अधिक धन चाहिए और उसका हम उपभोग भी नहीं कर सकते। जी। आपके पास करोड़ों रुपए का धन रखा हुआ है, वो आपके काम का नहीं है। डेली इंसान को कार्य करना है। साधु संतों को देख लीजिए आप, वो कभी धन इकट्ठा करते हैं क्या? आज के साधु संतों की बात नहीं करता हूं मैं, जो रियल साधु संत हैं वो धन इकट्ठा करते हैं क्या? पहले भी सर ऐसा तो है कि उनके भी जो है वो आश्रम होते थे, जो हमने सुना है, पढ़ा है। जी, तो उस आश्रम की भी व्यवस्था तो कुछ ना कुछ तो थी सर। आश्रम की व्यवस्था थी, पर किस पैमाने पे?
वो जब देखा जाए तो आश्रम उस तरीके से बने हुए थे कि उनको पूरे जब चलता है तो वो जो 2 वस्त्र रखते थे वो जब तक वो फट नहीं जाते जी। तब तीसरे की आवश्यकता नहीं होती थी। पर सर अब ऐसी स्थिति में आज की जो परिवेश है जी। इसमें क्या ऐसा व्यक्ति जीवन निर्वाह कर सकता है जिसमें चारों तरफ भौतिकता की दौड़ लगी हुई है? हमारी टीम इसी पे ही काम कर रही है अभी। हम लोग कम से कम वस्त्र, कम से कम संसाधन और कम से कम उपभोग, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। अगर स्वस्थ आपको रहना है, निरोगी आपको रहना है तो उसी पे ही कार्य करना पड़ेगा। आज देख लीजिए, घर के अंदर, परिवार के अंदर सबसे ज्यादा वस्त्र किसके पास होते हैं? महिलाओं के पास। महिलाओं और बच्चों के पास। जी। सबसे ज्यादा बीमार कौन है परिवार के अंदर? बच्चे, महिलाएं, सभी है सर इस समय तो बीमारी तो। अधिकांश, देखो सभी बीमार तो है पर अधिकांश जी। कौन है? महिला और हाँ। बच्चे, जी। क्योंकि उनके पास वस्त्र ज्यादा है, वो आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे। और वस्त्र भी कौन से वाले? आधुनिक तरीके के। आपके पास हेलमेट नहीं है? जी। है क्या किसी के पास हेलमेट? नहीं, नहीं है बहुत ना? कम, बहुत कम। वो तो 2 अक्टूबर भारतीय, को। हाँ, भारतीय संस्कृति को देखना पड़ेगा कि भारत की तासीर को देखना पड़ेगा कि भारत है क्या। भारत का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है वो इस प्रकार से है कि कहीं पहाड़ है तो कहीं नदियां हैं, कहीं समतल है तो कहीं रेगिस्तान है। जी। अब भारत की जो तासीर देखी जाए तो वो वायु वाली है, वात प्रगति की, क्योंकि यहाँ रुक्ष हवाएं चलती है, हवाएं ज्यादा जी। चलती है, वात प्रगति का देश है। अब यहाँ पे जो, अगर साइंस का अगर कोई नॉलेज रखता है तो मशीनीकरण से हाइड्रोजन निर्मित होती है। जहां जहां जाग बनेगा वहां हाइड्रोजन निर्मित होगी, और जहां हाइड्रोजन निर्मित होगी वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगी। अधिकांश महिलाओं की देखना आप, कलाई और घुटनों में ज्यादा दर्द होता है। हाथ की जो कलाई होती है ना, जी। जॉइंट पेन जितने हैं वो ज्यादा दर्द है। उसका मेन मुख्य रीजन है कि वो सरफ से कपड़े धोती है, साबुन से कपड़े धोती है। हालांकि आज के समय में तो जो है कि वॉशिंग मशीन आ गई है, आधुनिक युग है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। पर जो हम खाना खा रहे हैं वो सबका सब हाइड्रोजन निर्मित ही है। जहां स्पीड बढ़ेगी वहां पर हाइड्रोजन निर्मित होगा, और जैसे हाइड्रोजन निर्मित होगा तो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। देखिए, आज जो हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में क्या होना चाहिए? एनर्जी आनी चाहिए ना। जी। तो हमको थकान महसूस हो रही है, आलस आते हैं, ऐसा क्यों है? यही तो है अब ना, हम भोजन भले महंगा कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि आधुनिक युग है और आधुनिक युग में हमको ये चीजें लेनी चाहिए और खरीदनी चाहिए और उसका उपभोग करना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। जी। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे घर के अंदर स्टोर रूम में पड़ी होगी जो हमारे काम नहीं आ रही है अभी भी, हाँ है, ऐसा तो सबके घर है। है ना? और देख कुछ ना लीजिएगा कुछ आप, चीज पड़ी आपने है। मकान मकान बना दिया बड़ा, ठीक है, या तो आपको रेंट पे देना है या फिर वो ऐसा ही खाली पड़ा रहेगा, उसकी सफाई तक नहीं होगी। जो वस्तु को आप उपभोग नहीं कर सकते उसको बनाने की जरूरत क्या है, या उसको रखने की जरूरत क्या है? जी। आज के समय में, आधुनिक युग में, कोई भी चीजें स्टोरेज करने की जरूरत है ही नहीं। देखो, एक जमाना था जब हमारे यहाँ बिस्तर नहीं होते थे, और कभी भी किसी का शादी ब्याह हो या कुछ भी प्रोग्राम होता था तो हम बिस्तर घर के अंदर सबके अंदर होते थे। 20-20, 25-25 सेट होते थे सबके घरों में। और आज आधुनिक युग के तो हमको बिस्तर की जरूरत ही नहीं है क्या? नहीं है, तो किसी के घर मैं पे भी नहीं है। टेंट से ले आओ। टेंट टेंट के आ जाते हैं। वही तो होता है ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि आधुनिक युग आया तो हमको इतनी चीजें की जरूरत नहीं है, इतनी वस्तुओं की जरूरत नहीं है। और जितनी वस्तुएं हमका उनका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के पास 10 कपड़े होंगे, शादी के लिए अलग है, कि पार्टी के लिए जाना तो अलग है, कहीं ऑफिस जाना तो उसके लिए अलग है, आप घर पे आए हो तो अलग है, नाइट में पहनने के लिए, सोने के लिए अलग है। आपके पूर्वजों को देखिए, उनके पास एक ही वस्त्र होता था और उसी को
स्वच्छ करके धो के और वही पहन के जाते थे। क्या ऐसा था क्या? हाँ, पहले बिल्कुल सही है, पहले 1-2 वस्त्र में ही काम चल जाता था। और वो लोग बीमार भी नहीं थे, ना इतनी गंभीर बीमारियां थी उनको। ये भी सही है, हमारे दादा दादी कभी बीमार नहीं हुए। नहीं हुए ना। उसके जी अलावा आज के समय में जो एकल परिवार हो गए हैं, और उस समय में सब सामूहिक परिवार होते थे, तो लोग कम बीमार होते थे। जी सब चाचा ताऊ सब एक ही साथ रहते थे ना, हाँ तो लोग बीमार नहीं थे। अब जो भैया ने भी पूछा कि हम फसल पे कैसे काम करें, तो फसल का मतलब ही यही है कि आप एक साथ फसलें रखिएगा। जैसे कि हमारा परिवार अलग हुए, हमने फसलें अलग कर दी, जी यही किया है ना। हाँ, ऐसे ही हो रहा। जब फसल अलग हुई तो देखो, मैंने पहले ही कह दिया कि हम पंच तत्व पे काम करते हैं, और 5 तत्व जब मिलेंगे, एक साथ रहेंगे ना, तो बैलेंस में ही रहेंगे। परिवार जब एक साथ रहता था तो सबकी ऊर्जाएं अलग अलग होती थी, सबकी सेम ऊर्जा नहीं होती है कभी। बच्चे, बूढ़े, वयस्क, जवान और प्रौढ़ अवस्था वाले, 5 तत्व चलते हैं, पांचों की उम्र चलती है, और पांचों की ऊर्जाएं अलग अलग होती है। जी तो जब शामिल रहेगी वो, तो अपने आप में कंट्रोल रहेगी, कोई रोग होने की जरूरत नहीं है। कल सवेरा जी से मेरी बात हो रही थी इसी विषय पे, कि ये हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखो, पहले लोग जल्दी उठते थे क्योंकि उनके पास पशु थे। पहले लोग जल्दी उठते थे क्योंकि उनको कृषि का कार्य करना था। सुबह पहले लोग जल्दी, इसलिए महिलाएं इसलिए जल्दी उठती थी कि सुबह उनको हाथ चक्की चलानी पड़ती थी। जी उसके मुख्य कारण थे, और आज इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। पानी जो होता है, पशु जो होते हैं, पशु कोई दूसरा पाल रहा है, दूध आपका अपने घर पे आ जाएगा। जी और कृषि कोई और व्यक्ति कर रहा है, और गेहूं हमारे घर पे, धान हमारे घर पे, आटा हमारे घर पे आ जाएगा। बस हमें करना इतना है कि हमारा स्वयं का भोजन हमको जुटाना है। जी अगर व्यक्ति ये करने लग गया तो बीमारी की तो संभावना ही पैदा नहीं होती, क्योंकि वो जल्दी उठेगा, कार्य करेगा, तो उसको सबसे ही सुबह भूख लग जाएगी। और हमारे यहाँ होता क्या है, दैनिक दिनचर्या में सुबह उठते हैं हम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक, तो कोई कोई तो 9 बजे तक उठता है। फिर उठता है, वो नाश्ता करता है। यही होता है ना। ऐसे ही हो रहा। अगर शहरी व्यक्ति शब्द का तो देखा जाइए। ठीक है, तो ग्रामीण वाले भी लोग वही करने लग गए। जी, और अब एक मैं घटना सुनाऊं सर, जो जी बहुत नागदाम में मैं अपने छोटे भाई के यहाँ गया, तो वो जी दूध देने वाला सुबह ही आ गया। जी और हम लोग सब सो रहे थे, जी तो वो कह रहा, भैया ये आप ये प्रक्रिया, आप लोग तो आराम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। जी। और कहने लगे कि ये अब हमारे गांव में भी पहुंच रही है। जी, ऐसा लगा सर। तो ये धीरे धीरे गांव भी पहुंच गई सर। नहीं, ये तो गांव को घेर चुकी है, अब वो वाली बात नहीं रही है। ग्रामीण जो क्षेत्र बचा हुआ है, वो सही सार तरीके से अगर देखा जाए तो ट्राइबल बचा हुआ है, जो जंगल के एरिया है। जी जी जो शहर से टच में जो एरिया है, गांव है, उनकी तो हालत खराब हो चुकी है। अब देखिए, हाँ, अब ट्राइबल ट्राइबल पे अगर मैं बात करूं, तो ट्राइबल में देख लीजिए, उन बच्चों के पास कपड़े नहीं होते। आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, और आपका यही जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है, जी जी पचमढ़ी, गुना, ये जो बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, वहां बच्चों के पास में पूरे कपड़े नहीं है। हाँ, बैतूल बारा एरिया बिल्कुल यही है। ना कि उनके पाँव में चप्पल है, ना मोजे है। जी वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। सर्दी के समय में उनके पास सर्दी के कपड़े नहीं है व्यवस्थित तरीके के, वो ऐसे ही घूमते रहेंगे, फिर बीमार भी नहीं होंगे। सर, जबलपुर में जब एक मीटिंग हो रही थी, तो जी हमारे हमको जो ट्रेनिंग देने वाले ओझा जी थे, जी तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ से भी
लोग आए थे ट्रेनिंग जी पे जी और जी बालाघाट से। तो जी वो ठंड में हम सब ठुठुर रहे थे, वो ठंड में जो हमारा साथी था वो बिना ही जूता चप्पल पहने और पहुंच गया। तो ओझा जी का कहना ये था सर कि यही लोग जो है बचेंगे, बाकी के सब चले जाएंगे। ऐसा उनका कहना था, यही मानव वंश बचाएंगे जी वो। देखिए जो अभी चल रहा है, कहीं कहीं हमको सुनने को मिलता है कि भाई आने वाले 30-32 तक मानव जनसंख्या कम हो जाएगी। तो वही हो रहा है। अब आपने कई वीडियो भी देखे होंगे कि भाई ऑक्सीजन लेवल कम होगा पेड़ लगाने के बावजूद भी, क्योंकि हमको ऑक्सीजन टैंक से लेना पड़ेगा। उसका मेन मुख्य रीजन क्या है? उसका मेन मुख्य रीजन यही है कि जो आज कलम करके जो पौधे लगाए जा रहे हैं, सबको जल्दी चीजें चाहिए। अगर आप आज आपने नींबू का, आम का, मौसम्बी का, संतरे का या किसी का भी आपने पौधा लिया, उसको 2 साल में या 3 साल में उनके फल आ जाएंगे। तो वो लोग हम खाएंगे तो हमारे साथ में क्या होगा? क्योंकि कलम द्वारा किया गया पौधा है, ठीक है। तो अब जो बीज से पौधा होता है उसको समय लगता है फल आने में, और कलम किया हुआ पौधा वो जल्दी आपको फल दे देगा। अब कलम किया हुआ पौधा जो होता है उसके अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल होता है। हम बिना प्रैक्टिकल पे, थ्योरी पे हम बात नहीं करते हैं। जब उसकी एनर्जी चेक करी तो कुछ नहीं, जीरो थी। और एक बीज द्वारा जो पौधा लगाया गया है, उसकी जब एनर्जी करी तो उसकी एनर्जी का कुछ अलग ही था। अब एनर्जी चेक करने के भी कुछ प्रयोग है। हमारा मोबाइल, हमारे मकान, हमारे बिस्तर, हमारे कपड़े हर समय हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो लोग, वो चीजें जो है, वस्तुएं हैं, वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ती है। इसीलिए हम परेशान हैं। जो लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं, मिट्टी के जो घर है, उन घरों के अंदर एनर्जी पॉजिटिव रहती है हमेशा। तो हम, मानव संस्थान है, आधुनिक युग में चला गया, पर वो क्या तरक्की की है। आज जापान, इंडोनेशिया, आप ये देखिए, ये लोग वहीं पे भी कच्चा मकान बना के रहते हैं, बांस के मकान बनते हैं। उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। केवल भारत ही ऐसा देश है जिसने अपने पूरे कल्चर को छोड़ दिया है। सर घर के अंदर एनर्जी कैसे रखेंगे इसका कुछ बताएं उपाय। देखिए जो हमारे यहाँ चीजें हैं, पुराने लोग कहते थे ना कि पानी का जो स्वाद है 9 किलोमीटर पे जाके चेंज हो जाता है, और भोजन 30 किलोमीटर की परिधि में जाके चेंज हो जाता है। तो जो हमारी ऊर्जाएं होती है, वो ओरा केवल 30 किलोमीटर ही तक रहता है। 30 किलोमीटर की परिधि के अंदर अगर हम है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि हमारा आज का जो भोजन है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है, और मानव का मन वैसे ही खराब होता जा रहा है। आपने लोगों में देखा होगा कि आज के समय में सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। आप किसी को कुछ कह दो, डांट दो, आपके बच्चे को अगर डांट दिया तो सीधा मुंह पे आपको बोल देगा। आज किसी को कुछ कहने कर देखा है तो वो आपको सीधा उल्टा पड़ेगा। यही हो रहा है ना। है कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं जी तो रखिएगा मैं आपके। जी जी मनीष जी का हैंड रेज है तो उन्हें बुलाता हूँ, वे प्रश्न करें। सर ओम। सर 30 किलोमीटर की परिधि मेजर कैसे करेंगे? जैसे कि मैं कहीं रह रहा हूँ तो 30 जी किलोमीटर कैसे आंकू? क्या मैं उससे बाहर नहीं जाऊं कि उसके अंदर ही काम करता रहूं? किस नहीं, प्रकार से आप उसको मेजर बाहर कर जा पाऊंगा? सकते हैं, पर आपका जो भोजन है वो 30 किलोमीटर दूर का अगर होगा तो वो आपको नुकसान देगा। शुरू में तो आपको लगेगा नहीं, पर बाद में आपको कुछ रोग पैदा करेगा। आपका जो भोजन है, आप काम के लिए बाहर जा सकते हैं। अभी हमने क्या प्रयोग किया है कि देखिए, जो यहाँ से व्यक्ति जो आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, अब उनको क्या समस्या होना शुरू हो गई। अब समस्या शुरू हो गई तो अब करें क्या? वहां पे कोई ट्रीटमेंट उनको कार्य नहीं कर रहा। तो गुरुदेव भगवान के माध्यम से जब हमको पता चला कि भाई जहाँ हम पैदा हुए हैं वहां की ऊर्जा वहीं रहती है, उसकी एनर्जी वहीं रहती है। तो वहां से उनको क्या है कि मिट्टी ली वहां की, जहाँ वो पैदा हुए थे, और मिट्टी लेके गए वहां से। जब उनको समस्या हुई तो उन्होंने क्या करा कि थोड़ा थोड़ा सा उनको बोला गया कि पानी के अंदर वो मिट्टी डाल के आप पीना शुरू कीजिए। मिट्टी सतह पे जम जाएगी,
आप किसी मटके या बोल में अगर पानी रखा है तो मिट्टी सतह पे जम जाएगी, और उसका पानी पीना उन्होंने शुरू किया तो उनको विगत 4-5 दिन के अंदर उनको आराम होना शुरू हो गया। तो इसका ये जुगाड़ है कि अपन वो जुगाड़ करके अपन वहाँ कर सकते हैं। पर जो आपका भोजन है वो आपके आस-पास से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रहे मध्य प्रदेश में रहे हो और राजस्थान से भोजन मंगा के आप कर रहे हो तो फिर आपको नुकसान करेगा वो। हाँ, कभी-कभार अपन कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। पर लगातार आप अगर बाहर से मंगा के भोजन कर रहे हो तो वो आपको नुकसान करेगा। सर हम लोगों को तो ऐसा अनुभव आया है कि जी, जैसे जो साधु संत है वो जी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, हमारे मित्र ये कह रहे थे, और जी। उनमें ऊर्जा इतनी ज्यादा होती वो पहाड़ चढ़ जाते और हम यहीं का भोजन करते और हमसे चढ़ते नहीं बनता, उनके देखिए, बराबर हम नहीं चल सकते। आप ना तो बच्चे हैं, ना बुजुर्ग हैं, जी। ठीक है? साधु संत जो होते हैं उनकी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ही अलग होती है। हम तो ये सोच रहे थे कि भोजन का प्रभाव है, अलग अलग जगह खाएंगे तो अलग अलग ऊर्जा मिलेगी उन्हें। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जी ये डायग्नोस करना ही गलत है। जी जी जी। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि साउथ वाले जो लोग हैं वो राजस्थान का भोजन नहीं पचा सकते हैं, जी क्योंकि वहां पे अधिकांश जो खाया जाता है चावल, धान, जी और धान इतना हल्का होता है कि 1 घंटे भर बाद आपको राजस्थान के लोग को अगर खिला दिया जाए तो घंटे भर बाद वापिस खाना मांगेंगे। जी जी। ऐसा और तो अभी यहाँ ट्रेन में महसूस किया। हाँ नहीं, हम लोग डायग्नोस करते हैं ना, क्योंकि हमारे पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे 18 देशों के अंदर हमारी लोगों की टीम काम करती है। जी और यहाँ से क्या है कि राजस्थान से हमारे जो मित्र हैं, हम उनसे क्या सूचना लेते हैं, कि हम पूछते कैसे हैं कि भाई आप वहां पे क्या करते हो और आपका भोजन कैसा है। फिर वो बताते हैं कि भाई हमारा भोजन तो ऐसा है और वहाँ का भोजन ऐसा है। अगर हमारा भोजन उनको खिला दिया जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती है, वो पूरे दिन काम नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत में मैंने आपको यही बोला था कि आप जब भोजन करते हो, भोजन करने के बाद आपको आलस्य क्यों आते हैं, कि आपके भोजन से एनर्जी मिलनी चाहिए, वो जी क्यों नहीं मिल पा रही है। क्योंकि ट्रेड में अभी जो ट्रेड में चल रहा है कि हम हर कुछ चीजें खा रहे हैं, हमारा पारंपरिक जो भोजन था हम लोग उसको खा ही नहीं रहे हैं। पारंपरिक अगर भोजन है, अगर आप उसको करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एनर्जी मिलेगी, और उसको जो बनाने का तरीका है वो भी पारंपरिक होना चाहिए। मिट्टी के बर्तन हो, मिट्टी के बर्तन ना हो तो फिर, जैसे मिट्टी के बर्तन आप बना सकते हैं, नहीं है तो फिर पीतल के या कांसे के बर्तन, स्टील और जर्मन, ये हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। और अब वो सब घरों में वो जो तांबे थे वो सब निकल गए, सब जी, सरकार ने निकलवा लिया, मूर्ति बनवाओ, कहीं कुछ करो कहीं कुछ करो, बर्तन गल गए और अब बचे केवल ये स्टील। देखो, जितना भी कीमती मेटल है वो लोग षड्यंत्र के द्वारा उसको निकाल रहे हैं बाहर, जी ठीक है? एल्यूमिनियम कब आया था? अंग्रेजों के समय से। उसका सर प्रयोग अब जो होता जी हाँ उसका जो बोलिए बोलिए। प्रयोग उसका जो प्रयोग होता था केवल जेलों में, जेल के जी अंदर उसका प्रयोग होता था। और प्रयोग इसलिए किया जाता था कि जर्मन का कार्य वह है कि जो व्यक्ति उसमें भोजन बना के खाएगा तो वो हमारी मानेगा, गुलामी की ओर जाएगा। और जी हमारे लोग पहले ऐसे, भारतीय लोग ऐसे नहीं थे कि वो किसी की गुलामी करे। हम्म, इसका गुल- दूसरा कारण बताते थे, कि एल्यूमिनियम में खाने से धीरे धीरे उसमें उनको कुछ ना कुछ विशेष वो हो जाके उनकी मौत हो जाती थी, गम वो हो जाते थे, इसलिए खिलाते थे। नहीं, देखिए ये भ्रांति है, दूसरा कारण नहीं है। उसको, वो जो उनकी मौत होती थी तो उसके लिए एक पदार्थ आता था, वो मिला दिया जाता था उसके अंदर, उससे उनकी वो जो उनकी मौत होती थी। बाकी जो हमने जो रिसर्च किया है कि एल्यूमिनियम के बर्तन में खाने से केवल और केवल एक ही चीज होती थी कि वो हमारी बात को माने। और जो लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में खाए हैं तो वो भारत के खिलाफ ही खड़े हुए हैं, तो और अभी भी वही चल। मोमडन परिवार अधिकतर एल्यूमिनियम में खाता है, इसका मतलब ये। तो वो आज देखिए ना, गुलामी ही कर रहे हैं अधिकांश लोग। वो एक दूसरे की बात मानते हैं। वही तो है ना,
एल्यूमिनियम में जब खाओगे तो आप किसी का विरोध नहीं कर पाओगे। जब कुछ चीजें नहीं, वो गलत तो सर होती हैं। भारत का विरोध कर रहे हैं ना सर, वो तो हम जी। लोग का बहुत विरोध करते हैं। कैसे? मुस्लिम लोग तो हमारा बहुत विरोध करते हैं, सनातन का बहुत विरोध करते हैं। सनातन है क्या? हम लोगों ने किया क्या है कि सनातन को उस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जैसे हमको देखना ही नहीं। जो सनातन था उसके हिसाब से हम देखते ही नहीं है। आप ठीक है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, सनातन क्या है? आप बताइए मेरे को। मेरे हिसाब से तो सर सनातन नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, पंचतत्व है, हवा है, जल है। ये है सर सनातन, जो आदिकाल से चला आ रहा है और आगे भी रहेगा। वही सनातन तो वो है जो भगवान राम के टाइम तक, कृष्ण के टाइम है और आज हमारे टाइम भी है। ये है सर सनातन। इसका अभी कोई रूप रंग आकार नहीं है सर। देखिए, सनातन जो है वो जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। जैसे कि हमारा प्राण, वो सनातन है। बॉडी नष्ट हो जाएगी, प्राण नष्ट नहीं होगा। और बॉडी के अंदर सनातन क्या है? बॉडी के अंदर 3 चीजें सनातन है। हमारे बाल, हमारे नाखून, और जो हमारा है ओज यानी वीर। ये 3 चीजें सनातन है। नाखून को काटोगे वापिस आ जाएंगे। नाखून को जैसे आपने काटा, थोड़े दिन बाद विगत वापिस आ जाएगा। बाल को हमने काटा, वापिस आ जाएगा। बॉडी के अंदर नाखून जलते नहीं है। आप जब इसको बॉडी को जलाते हो ना, नाखून वैसे के वैसे रहेंगे, जलेंगे नहीं। क्योंकि आज हमने जो देखा होगा कि अगर आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हो, जो हमारी पहचान जो होती है वो नख से होती है कि आपका नख क्या है, आपकी शाख क्या है। जैसे होती है ना चौहान, गोहिल, जी। शक्तावत, ये सब नख होता है। और नख के आधार पे, जैसे ब्लड रिलेशन जो देखा जाता है वो नख के आधार पे देखा जाता है कि आपका नख है क्या, और उसी के आधार पे उसकी शाख चलती है। हमारे यहाँ गोत्र बोलते हैं उसको, गोत्र। हाँ, नहीं, गोत्र कुछ अलग होती है और नख अलग होता है। शाख जो होती है वो अलग होती है। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी कुछ भी वो कैसे आप पता चले? देखिए, पता जब चलेगा जब आपके कोई बड़वाजी है या आपके पुराने जो लोग हैं वही बताएंगे। नए लोगों को इनके बारे में कभी जानकारी हुई नहीं, ना कोशिश की गई एक नख होता क्या है। वंश वंश तो नहीं, और वंश नाम बोलते हैं, वंश। हाँ, वंश जो होता है, वंश को उसी को बोलते हैं, उनके वंश है क्या। अब सर 3 हैंड रेज है, तो मैं आदरणीय सुमित जी को बुलाता हूँ। सुमित जी अपना प्रश्न करें। जी। जी, सभी को नमस्कार, प्रणाम। जी, कमलेश भैया, मैं भी पंचतत्व चिकित्सा से भी 2 महीने पूर्व परिचित हुआ हूँ। जी। वैसे तो मुझे इसके कुछ लिंक्स साल भर पहले आए थे। जी। तो जैसा कि प्रचलित है हमारे यहाँ, बहुत से बाबा आते हैं, बहुत सी संस्थाएं आती हैं, जी। और आज का जो जनमानस है शॉर्टकट जी। वाला, जी। उनको बड़ा आकर्षित करता है चमत्कार को नमस्कार वाला। जी। वो बाबा के पास ज्यादा भीड़ लगेगा जैसे कि निर्मल दरबार लगाना। जी। तो शुरू में तो मुझे भी वैसे ही लगा था ये, जी। क्योंकि बड़ा हास्यास्पद है अगर आप एक सरसरी नजर से देखेंगे चिकित्सा पद्धति पंचतत्व की, जी। कि आपके हाथों के पंजों में बस आज का जो स्केच पेन है उससे जी। रंग लगा देना, जी। और ऐसे जटिल से जटिल समस्या, हार्ट अटैक सॉल्व होना, जी। सर्पदंश को सॉल्व करना, जी। और अनाड़ी से अनाड़ी और पीएचडी से पीएचडी वाले भी 2 दिन में चिकित्सक बन जाना। जी। और इसकी मतलब मैं अपने दृष्टिकोण में व्याख्या करूं, जैसा मेरा स्वभाव है, मतलब अगर मैं एकदम आलसी हूँ, कंजूस जी। हूँ, जी। और बहुत ज़्यादा, जैसे आयुर्वेद की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेटाबेस बनाना पड़ता है कि ये जड़ी बूटियाँ, उसका ये शुद्धपन, उसका जी। ये तिथि, तो जी। ये इतना क्लिष्ट नहीं है। और इसमें बहुत ज़्यादा हम समस्याओं को, आपकी ये किस माह में है, किस घड़ी में है, किस रंग से है, किस स्वाद से है, बस इतने ही डेटाबेस से हम देखते हैं और जी। ऊर्जा का बैलेंस समझते हैं, और जी। उन्हीं ऊर्जाओं से बैलेंस कर लेते हैं।
जी, और और जो गुरुजी का स्वभाव है, जो मुझे मतलब बाकी जगह हम जब देखते हैं कि वो अपने आप को महिमा मंडन चाहते हैं या पैसा चाहते हैं, जी, पोस्टर चाहते हैं, और जी, यहाँ पे गुरुजी की जब भी व्याख्या होगी, तो जी, सबसे पहले वो डाँटते हैं कि गुरुजी करके मेरी चापलूसी मत करो। जी, उनका केवल एक ही आग्रह रहता है कि तुम भारतीय संस्कृति के लिए क्या कर रहे हो? जी, तुम पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हो? जी, तो ये बातें मुझे फिर क्लिक करने लगी, फिर मैं उसमें इतना डूबा, और मुझे लगा जो मेरी यात्रा है, जी, राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद मैं केवल 3 में ही फ़ोकस था कि मुझे अपनी शिक्षा, भोजन और चिकित्सा अपने हाथ में रखनी है, जी, बाकी सब लग्ज़री है। तो जी, उस प्रयास में मैंने अपना खेत और घर तो बना लिया, जी, और फिर शिक्षा में मैं अटका रहा। उसमें भी अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है कि मैं कुछ मुझे गुरुकुल मिला है जहाँ पे अपनी बेटी को मैं पढ़ाऊँ, और जी, उनके माध्यम से मैं अपनी मानसिकता बना रहा हूँ कि गुरुकुल मैं अपने उस क्षेत्र में चालू करूँ, जी, अब जहाँ पर मेरा खेत है। जी, और चिकित्सा की यात्रा लगभग मुझे अब पंचतत्व में दिख रही है कि इस संस्था का उद्देश्य ही निःशुल्क चिकित्सा है, जी, और इतना सरल है। और मतलब मैं बहुत चिकित्सा पद्धति को अध्ययन कर रहा था, पंचगव्य में वर्कशॉप में जाना, आयुर्वेद, योग, मगर कहीं न कहीं मेरे आलस्यता या फिर इधर-उधर मन भटक जाने और इतना जी, याद न रख पाने के कारण सब मुझे क्लिष्ट लगते थे। जी, सभी सक्षम हैं, मतलब इतने हमारे वैद्य हुए हैं जो नाड़ी पकड़ते ही आपके 30 दिन पहले आपने क्या खाए, 7 दिन पहले क्या खाए, वो निकाल लेते थे। मगर ये सब का ज्ञान बड़ा दुर्लभ है और बड़ा साक्षात जाना पड़ता है, फिज़िकली जाना पड़ता है। जी, तो ये जो चिकित्सा है, इसमें आज जो गरीब से गरीब है, जी, वो केवल 200 के रिचार्ज में डेटा के नेटवर्क के इंटरनेट पैक से ही कहीं से भी वो सुलभ कर सकता है। मैं अपने आस-पास के ही जो मेरे यहाँ खेत में काम करने दिहाड़ी मज़दूर आते हैं, जी, उन पे ही मैं सोचता हूँ कि बेचारे ₹200 मेरे यहाँ काम करते हैं, और जी, एक ज़रा-सी गंभीर बीमारी हो गई कि तो इनकी तो पूरी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। जी, वो पूरा खत्म हो जाता है। तो वो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने कुछ अपने किए, मेरे गाय के ऊपर लंपी वायरस आ गई थी। तो मैं उसमें होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद सब में पैसा फूँक रहा था, और जब ये मैं सीख गया पंचतत्व चिकित्सा, और कार्तिक माह का जो ऊर्जा होता है जल, और जल का नियंत्रक होता है पृथ्वी। जी, समझिए, बोलिए आप। हाँ, तो उसमें मैंने केवल अपनी जो गाय है उस पे पीला साड़ी पहना दिया, और अगले ही दिन वो सारे जो लंपी वायरस के कारण फोड़े हो गए थे, पूरे फूटने चालू हो गए। नहीं जी, तो उसकी हालत ऐसी थी कि बस मैं लग रहा था कि मैं बचा नहीं पाऊँगा। जी, मन इतना दुखी था, दिन भर मैं सेवा कर रहा था कि पूरा पंखा लगाकर धुआँ करना, जो बताता चला गया, ये दवाई पिला दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं करता गया, मगर उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। और जिस दिन मैंने साड़ी उनको पहनाया, और अगले दिन ही वो उठ नहीं पा रही थी, और वो दौड़ने लगी, मेरे को पूरा दौड़ा दी पूरा मेरे खेत में। जैसे ही मैं उसको खींच के धूप में ले जाना चाह रहा था, और जैसे ही मैं बोला कि जैसे-जैसे जाए, रस्सी छोड़ दिया था, दौड़-दौड़ के मैं थक गया, इतनी चंगी हो गई। मैं जो मरणासन थी अगले दिन, पता नहीं ऐसा चमत्कार। और ये पंचतत्व भावना प्रधान है, जी, बिल्कुल। जिसमें आप गलती से कुछ भी कर दें, और जी, किसी एक की तप का साधना होता है, जो हिमालय के साधु होते हैं, वो बैठ करके वो अपने मोक्ष के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो उनके तप का जी, प्रभाव होता है, उनकी ऊर्जा होती है कि यहाँ पे ट्रिगर हो कि ये सुमित वर्मा उठे और कुछ करे, जी, ये यादव जी उठे और वो कुछ करे समाज के लिए। जी। और अ, अब मैं इतना बोल नहीं पाता। ठीक है, मैं अपनी विराम देता हूँ, और भी लोगों के प्रश्न हैं। धन्यवाद। जैसे सुमित भैया ने वो बताया हमें कि सुन रहे पंचतत्व किस तरीके से कार्य करता है, हैं। जी तो आप ही की टीम के मेंबर है जिन्होंने उसके परिणाम लिए हैं। देखिए, बहुत जी सरल जी तरीका है उसको जीने का और उसको करने का। अब होता क्या है कि जैसे हमारे संस्थान है, तो वो केवल विगत और विगत उसके काम करने के लिए जो खर्चा चाहिए, तो उसी के लिए कुछ शुल्क रखा हुआ है गुरुजी ने।
हालांकि मैं गुरुजी के बारे में बता देता हूँ कि वो पहला भागवताचार्य रहे हुए हैं, पैसा उनके पास काफी था और उस आधुनिक युग को उन्होंने छोड़ा। और छोड़ा किस कारण? क्योंकि उनको ब्लड के अंदर कैंसर हुआ था। अब पैसा भी उनके पास इतना था कि टाटा मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल ने उनका इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए कि भाई आपका इलाज नहीं होगा और आप कुछ समय के बाद चले जाओगे। दुखी मन से आए, वापिस जहां थे वहीं। फिर उन्होंने किसी संत महात्मा ने उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम कर दीजिए कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करिए। तो जैसे ही उन्होंने गोवर्धन जी की परिक्रमा करना शुरू करी तो उनको एक संत मिले और संत से उन्होंने ये चिकित्सा पद्धति सीखी। क्योंकि उन्होंने संत ने क्या किया कि उनके हाथ पे जब उनका डायग्नोस किया तो उनको एक पत्ता तोड़ के हाथ पे लगाया गया। तो उनको विगत उस समय के बाद आराम मिलना शुरू हो गया। तो 2-3 दिन तो सही रहा और तीसरे चौथे दिन वापिस वही कंडीशन। फिर वो घबराए कि यार भाई ये मैं कैसे, वो अब वो जड़ी ढूंढे, वो पत्ता ढूंढे कि भाई वो कौन सा पत्ता था। तो उनको मिले नहीं, वो परेशान हो गए, हताश हो गए। वापिस गुरुजी आए, फिर उन्होंने बताया कि भाई मैंने तेरे को यहाँ रंग लगाने के लिए कहा था। तो उसके बाद उनको पूरा जानकारी देना शुरू किया। तो उससे पता चला, फिर उन्होंने क्या पूरा सीखना शुरू किया। जितना उन्होंने सीखा और कुछ अपने अनुभव से उन्होंने प्रैक्टिकल करने शुरू किए, अनुभव हुआ। फिर उसके बाद लोगों को सिखाना शुरू किया। तो धीरे 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 आज जाके बहुत बड़ी टीम बन चुकी है और 2017 से ऑनलाइन माध्यम से चिकित्सा चल रही है। तो मेरा भी यही मानना है कि भाई आप ये कीजिएगा ताकि लोगों जी का भला हो, हमारा देश का भला हो। जी सर, और थोड़े प्रश्न हैं तो मैं हाँ, और उनके प्रश्न ले लीजिए आप। जी 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 जी। जी। उमाश नाम से कोई व्यक्ति है, उमा के नाम से, वो प्रश्न पूछें अपने। उमा शंकर जी, उमा शंकर। उमा शंकर जी, हाँ जी, उमा शंकर जी हैं। आदरणीय अशोक पटेल, अशोक पटेल जी, मेरी आवाज जा रही? नहीं, हाँ आ रही आ गई। चलो बोलो, प्रश्न पूछ लो। मेरा प्रश्न ये है कि इसका सार क्या है? जो अपन ने इतनी कथा सुनी, हमको कैसा जीवन क्या करना चाहिए, थोड़ा सार बताने का कष्ट करें जी। ओम। देखिए, सार तो यही है कि पंचतत्व के माध्यम से अगर आप समझोगे तो आप जी तो पंचतत्व में ही रहे हो, पर आपको पता नहीं कि हम पंचतत्व में जी कैसे रहे। तो मेरा निवेदन इतना है कि आप पंचतत्व को एक बार सीख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो जैसे ही आप पंचतत्व को सीखेंगे, समझेंगे और सुनेंगे तो उसके माध्यम से आपका जीवन जो चल रहा है उसमें थोड़ा आसानी आपको हो जाएगी और आपकी स्वयं की चिकित्सा आप करना सीख जाएंगे। आपके पेड़ पौधे, आपकी फसल, आपके पशु, उन सारों की चिकित्सा करना आप सीख जाएंगे। इनका मेन सार यही है कि हम जो भारतीय संस्कृति है उसके आधार पे ही जीवन को काटे या जीवन को जिए, काटे नहीं। जी डॉक्टर दो किशोर जी। जी, 1 मिनट हाँ, अशोक जी, आप और फिर और शरद जी का भी हैंड रेस था। जी डॉक्टर किशोर जी। हाँ जी जी, हाँ धन्यवाद। हाँ सर, आज की जो एक पंचतत्व चिकित्सा पद्धति आप बता रहे हो, हमारे मुख्य अतिथि उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अभी गुरु जी का रेफरेंस दिया कि उनका जी। ब्लड कैंसर था और वो दुरुस्त हुआ करके। तो जी। अभी आपके पद्धति के माध्यम से वह कैसा होता है, क्या होता है, इसका विवरण कीजिए, क्योंकि हमारा भी एक बहुत नजदीकी परिचित ब्लड कैंसर से ग्रस्त है। और जी। दूसरा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पंचतत्व चिकित्सा के माध्यम से जो पेशेंट दुरुस्त हुई है उसका जी। कोई डाटा है क्या? कि उसको पहले ये बीमारी थी, उसने ये ट्रीटमेंट करने के बाद में उसका ये हो गया, तो ऐसा जो डेटा होगा तो डेटा जी। भी हम जानना चाहते हैं। आपकी पद्धति बहुत अच्छी है गरीबों के लिए, और जो निर्धन लोग हैं उनके बहुत बहुत ही अच्छी है। तो इसका प्रचार प्रसार होने के लिए आज के विज्ञान युग में कोई भी डेटा मांगता है कि कितने पेशेंट थे, कौन से ट्रीटमेंट किया, क्या किया, देखिए, तो ये डेटा इसका जी आप बताइए। धन्यवाद जी। डेटा आप देखोगे तो पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान यूट्यूब पे आप जब डालोगे, वैदिक पास करके हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप बना हुआ है पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान। तो डेटाबेस आपको वहां से मिल जाएंगे, क्योंकि डेटाबेस जो रहता है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है और सारे के सारे वहीं पड़े हुए हैं। आप रोगों को देखोगे, पंचतत्व को देखोगे तो वहां पंचतत्व आरोग्य सेवा संस्थान करके यूट्यूब पे चैनल है,
आप वहां चले जाइए, वहां देखिएगा आप कि किन किन लोगों के डेटा पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति को अपन पैसा देके जुटला सकते हैं, 2 व्यक्ति को, 5 व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को, किन किन लोगों को। जब संस्था किसी से पैसा लेता ही नहीं है तो वो क्यों ऐसा करेगा। ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल का बिल्कुल निःशुल्क चलता है। ऑफलाइन में अगर देखा जाए तो फिजिकली जब देखता है व्यक्ति तो उसका 100-200 रुपए का चार्ज रहता है। अब 100-200 रुपए में वो क्या खरीद लेगा। तो डेटाबेस आपको वहां से हाँ सर, जी ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में भी मैंने पूछा था, आप जी कृपया बताइए। देखो, ट्रीटमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें काफी समय से अगर व्यक्ति परेशान है तो आप ऑनलाइन माध्यम से अगर ले लीजिए एक बार ट्रीटमेंट। अगर आपको नहीं सोबत आए तो फिर आप मथुरा आपको जाना पड़ेगा गुरुजी के पास में। अगर आपके आसपास अगर कोई चिकित्सक है जहां आप रह रहे हैं तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप पहले टेलीग्राम के माध्यम से उनका फॉर्म भरवाइएगा। मैं लिंक भेज देता टेलीग्राम हूँ भैया। इसमें मैं बताता हूँ। इसमें आप ना रोग पे चिकित्सा नहीं होती, आपके लक्षण क्या आ रहे हैं। आपका होगा ब्लड कैंसर और 10 लोगों का ब्लड कैंसर होगा, और मगर इलाज सबके अलग अलग होंगे। और बाकी चिकित्सा में क्या होती है, इसकी फिक्स दवाई यही है, ब्लड कैंसर है तो यही है। मगर आपकी उसमें ये थोड़ी सी अजीब है कि सिर दर्द 10 लोगों का होगा मगर वो 10 लोगों का इलाज अलग होगा, क्योंकि वहां पे आपके ऊर्जा को देखते हैं। आपको क्या हो रहा है, आप क्या रोना रो रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति का ब्लड कैंसर भी होगा, उसी समय उसको पेट में दर्द होगा, उसी को कुछ स्किन कैंसर होगा। वो केवल पंच तत्व को देखेंगे, और उसका एक कॉमन फॉर्म है। कोई भी बीमारी है, आपको केवल अपने दिन भर की दिनचर्या, आपका स्वभाव, आपका रहन सहन क्या है, आप कितना पीते हैं, क्या खाते हैं, क्या स्वाद आपको अच्छा लगता है, आपका कमरे में कैसा है, तो उससे ऊर्जा को वो पकड़ते हैं कि किस ऊर्जा का इम्बैलेंस होगा। और उस आपके आसपास के तत्वों से बस उसको फिक्स करेंगे। आपको कोई समय नहीं जाएगा, आप खुद भी समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। शुरू में लगेगा कि आपको ये कुछ निर्मल बाबा जैसा हरी चटनी मिल रहा है, मगर थोड़ी से विश्वास रखिए। या तो ऐसे रोग को ट्राई कीजिए जिसमें आप थक हार गए हैं, जिसमें आपको बोल दिया गया है कि आपका तो 10 लाख जाना ही है और आपको तो जीवन भर ये दवाई खाना ही है। जी, मैंने अभी लिंक भेज दिया है चैट में, उसको जी आप भैया। फॉर्म भर सकते हैं। या फिर मैं टेलीग्राम का चैट भी दे देता हूँ, उसमें भी बहुत से लोग अपना फीडबैक देते हैं पूरे ईमानदारी से। कई लोग तो रोते हुए कि हमने इतना पैसा डुबा लिया और इतना नुकसान कर लिया, उसके बाद सॉल्यूशन हुआ। जी, धन्यवाद। जी सुमित भैया, आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप वहां से लिंक उठा के इस ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि क्या लोगों को फायदा हो और उसको समझे। क्योंकि शंका जो रहेगी लोगों की, तो वहां से उनका समाधान मिलेगा और रोगों का भी उनका समाधान मिलेगा। देखिए, रोग जो होते हैं पर्टिकुलर कि एक फिक्स रोग नहीं होता। बॉडी के अंदर जब रोग आते हैं ना तो 2-3 साथ मिलके आते हैं, और रोग जो आते हैं उसकी सूचना आपको पहले से ही मिल जाती है। पर होता क्या है कि इंसान उसका पता नहीं कर पाता। कुछ सान्निध्यवश है, कुछ संस्कारवश है, और कुछ प्रारब्धवश है। तो अलग अलग प्रकार के रोग उसको आते हैं इंसान को। देखो, प्रारब्ध का अगर रोग है तो वो संतान या कोई भी व्यक्ति उसको सही नहीं कर सकता। सान्निध्यवश है और संस्कारवश है तो वो रोग तो धीरे धीरे करके चले जाएंगे। सानिध्य वाला जल्दी चले जाएंगे, संस्कार जो है वो धीरे धीरे चले जाएंगे। और प्रारब्ध वाले रोग है तो वो जो काटने का कार्य है वो परमात्मा ही कर सकता है और स्वयं व्यक्ति ही कर सकता है। तो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी है, सानिध्यवश, प्रारब्धवश, संस्कारवश। ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। अब पर्टिकुलर क्या होता है कि शरीर में किस प्रकार के रोग आ रहे हैं। आपको कैंसर है, भैया ने जैसे सुमित भैया ने बताया कि सिम्टम क्या है, मेन हम उसके ऊपर काम करते हैं कि सिम्टम क्या है। अब उसको रोग किस समय आता है और तकलीफ किस समय देता है। मान लीजिए किसी को अगर सुबह के समय तकलीफ दे रहा है, किसी को दिन में दे रहा है, और किसी को शाम को और किसी को रात को, तो हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, और डायग्नोस करने के बाद ही पता चलेगा कि इसका रोग क्या है। जी, अब मैं आदरणीय शरद भैया को बुलाता हूं कि वो अपना प्रश्न करें। सर आपका एक मिनट रमेश जी, सुनिए। डॉक्टर किशोर जी, आपको कुछ और आगे पूछना था, पूछ सकते हैं। पहले आप जी, उनको जवाब देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सर, कॉन्टैक्ट नंबर भेजिए तो हम अलग से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर जो है आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा मेरे, तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर वहां से मिल जाएंगे, जहाँ से वो अपने सगोरिया जी है करके उनको आप मैं दे देता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल डल जाएंगे गया, जैसे। ग्रुप में डल गया सर जी, आपका नंबर।
तो किशोर जी, आप संतुष्ट हैं इन बातों से जो मैं आपको बता रहा हूँ या नहीं? जी सर, धन्यवाद। ओके। ठीक है। हाँ, अगला सवाल आप पूछ सकते हैं जो किसी का भी हो। जी सर। सर आपने एक खाने का बताया कि 20 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। जी। अब भारतवर्ष में जैसे सभी के घर से सर्विस होती है, जी। कोई कहीं करता है, कोई क्या, तो वो फिर कैसे उस समस्या का हल करे? आज देखिए, बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे लोग, जी, कुछ हमारे तो लोग कहीं दिल्ली सर्विस कर रहे हैं, जी, तो उनको क्या हिदायत करनी पड़ेगी फिर आप? देखिए, जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, सुनिएगा, जो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो अलग है। देश के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भारत का कहीं का भी भोजन चलेगा, क्योंकि वो समर्पित है भारत को। किसको समर्पित है? भारत को। भारत का हर एक व्यक्ति भारत को समर्पित है क्या? अब जैसे सर्विस कर रहे हैं सर, वो जैसे दिल्ली में सर्विस कर रहे हैं तो या दिल्ली के अंदर जो हरिद्वार भोजन में मिलता है हैं, उनको करना पड़ेगा। अब परमानेंट तो वो दिल्ली में रहने वाले नहीं है ना, घर भी तो आएंगे कभी, या इधर उधर भी तो जाएंगे। जी। अब दिल्ली में जो सर्विस करने वाले वो अपने स्वार्थ के लिए गए हैं वहां पे कि मेरे को पैसा अधिक मिलेगा, ना कि देश की सेवा के लिए। देश की सेवा के कौन कर रहा है? किसान और जवान। नहीं सर, वो भी दिल्ली में रह के सरकार को ही मजबूत कर रहे हैं ना सर, वो एक विभाग में सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप उनको ये कैसे कह सकते सर कि वो सुनिए, नहीं कर रहे? सुनिए, मैं बता देता हूँ आपको। जो वो विभाग को अगर मजबूत कर रहे हैं, अगर वो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो वो भारत उनको माफ नहीं करे। निजी जी। स्वार्थों के लिए अगर करते हैं, हाँ, भारत को अगर समर्पित होकर अगर वो कार्य कर रहे हैं, तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नहीं सर, वो तो लगे हुए हैं सरकार में और भारत का ही काम करने में, वो जी, तो स्वार्थवश उनको थोड़ा फायदा हो जाता है सर, लेकिन काम तो वो कर ही रहे हैं ना सर। तो नुकसान भी उनका उतना ही होगा जितना वो स्वार्थवश जी कर रहे हैं। जी 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 जी। देखो, प्रारब्ध हम बनाते हैं, बनते नहीं है। कर्म हमको करना है। जब एक व्यक्ति का 10,000 रुपए में खर्चा चल जाता है महीने भर का, तो उसको 1 लाख कमाने की जरूरत कहाँ है? मेरा ये मानना है। किसके लिए कर रहे हो आप? बच्चों के लिए। आज जिन जिन लोगों ने करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी कर ली, क्या उनके काम आ रही है? क्या नहीं आ रही है ना? ये चीज हमारे नहीं। पहले ही मैंने बोल दी है कि जब हम इतना अधिक धन इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए? या हमारे लिए या किसी और के लिए? इसका हमारे समाधान नहीं हुआ है, ये समाधान नहीं हुआ है कि दिल्ली में कोई काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है, कैसे रह रहा है। अगर भारत माता के लिए कर रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर वो निजी अगर नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, तो उसको नुकसान है। ऐसे कोई ये सवाल में इसका जवाब से शायद सदन संतुष्ट है क्या? हमें तो लगता है कि इस उसका नहीं, अभी सही ढंग से हाँ, संतुष्ट नहीं हुए, हाँ, मतलब जी नहीं, नहीं हुई ना, संतुष्टि कैसे नहीं हो है। सकता है बताइए? दो ये पैरामीटर नहीं हो सकता है किसी एक चीज को नापने के लिए। यदि 1 किलो इंडिया में भी 1 किलो है, दुनिया में भी 1 किलो ही होगा। इस पैरामीटर को एक ही पैरामीटर से नापा जाए हर देखिए, जगह। जी भैया, अजीत जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि 2 पैरामीटर नहीं होता, ठीक है। अब स्वार्थवश, जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं, मैं स्वार्थवश की कह रहा हूँ, तो वो आपको रोग पैदा करेंगे। अधिकांश हम लोगों ने, देखो, हम जो डायग्नोस करते हैं उसी में ये चीजें निकल के आती है, क्योंकि प्रारब्ध हम बनाते हैं। भारत क्या है, हम कौन सी संस्कृति को मानते हैं, उसके आधार पर हम काम करते हैं। आप दिल्ली में रह रहे जो हैं, सेवा दे जो रहे हैं, ठीक है। भाई साहब, जो सीमा पर डटे हैं, जो आप कह रहे हैं कि स्वार्थवश है, वो नहीं, भी सर्विस मैंने कर आपको रहे हैं। पहले ही, देखिए, मैंने नहीं आपको नहीं पहले ही नहीं नहीं, आगाह कर दिया है। जी। सुनिए तो, वो भी सर्विस कर रहे हैं, वेतन हाँ। दे रहे हैं, सर्विस कर रहे जी हैं वो। जी भले वो जी चूंकि अपन, या आप कह रहे हैं किसान कोई वो नहीं कर रहा है। अब किसान भी व्यापारी हो गया है। वो जब वो 40 क्विंटल अनाज और 50 क्विंटल की आकांक्षा रखने लगा, इसलिए किसान भी कोई स्वार्थ नहीं कर रहा है। वो कोई भी परोपकार नहीं कर रहा है। किसान भी से काम कर रहा है, और सभी लोग स्वार्थ से काम कर रहे हैं। अगर कोई बिना नौकरी, बिना वेतन के अगर कहीं सीमा पे अगर डटे हुए हैं, अगर कोई कर रहा है, तो वो है निस्वार्थ। बताइए आप। और इसमें इसमें देखिए, इसमें आपको योगाचार्य जी, मैं आपको बता देता हूँ, निजी स्वार्थ क्या है कि आपको जो, जहां आप काम कर रहे हैं ना, वो वेतन आपको मिल रहा है, ठीक है। अब निजी स्वार्थ में क्या है कि जैसे ऊपर से लेना, जैसे आज बहुत सारे हम देखते हैं ना, बहुत से कर्मचारी
ऐसे हैं जो ऊपर से पैसा लेते हैं, किसी गरीब का हक मार के वो खाते हैं। देखो, आपको जो तनख्वाह मिल रही है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो अलग है, और आपका जो सोचने का और विचारने का तात्पर्य है वो कुछ अलग आ रहा है। तो जो सेना में जो जवान कार्य कर रहे हैं, अगर वो निजी स्वार्थों को ताक पे रखकर अगर कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है। अब निजी स्वार्थ में क्या हो गया कि जैसे आपने नौकरी की है और जो काम आपको करना था और उसके बजाय भी आप किसी से पैसा ले रहे हो और पैसा लेके कार्य कर रहे हो, क्योंकि आपको सैलरी तो मिल ही रही है, फिर भी आप उससे अलग से पैसा लेके कार्य कर रहे हो, तो वो आपका निजी स्वार्थ हो गया। भैया इसमें मैं बोलता हूँ थोड़ा ये विषयांतर हो जाएगा। जी हम देखिए कुछ आंदोलन कैसे फेल हुए, हम अन्ना सुमित हजारे जी, आंदोलन। आदरणीय सुमित जी जी, ऐसा करते हैं कि इसको आगे ले जाएंगे। आज 8:05 हो जी गया, जी जी 5 जी मिनट ज्यादा हो गया है। इसको हाँ कल हाँ जारी रखेंगे अपन, ठीक है ना? जी आज जी जी भैया, समापन कर देते हैं। जी जी। जी जी आदरणीय समापन जी, अब आप आए और सबका जो है आभार व्यक्त कर समापन करें। जी हो। कौन को बोला है? आपको ही बोला। अच्छा अच्छा, जी जी। आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय कमलेश जी भाई जी आए और उन्होंने अपना जो पंचतत्व के ऊपर मार्गदर्शन दिया। और अभी काम अधूरा है, इसको अपन जारी रखेंगे आदरणीय सुमित जी के साथ। जो इस कार्यक्रम में अभी उपस्थित हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, उनका आभार ज्ञापित करता हूं। और ये चर्चा जब निकलेगी तो निश्चित उसका और भी लोगों के जो सवाल है उनका समाधान होगा। आइए आज के एक बार कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, कल मिलते 5:30 बजे। तब तक के लिए सबको जय श्री राम, जय श्री राधे, ओम प्रणाम। जय श्री राम। प्रणाम सभी को, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम सभी को, जय श्री राम। ओम।